बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में ईस्टर जज़ीरे के बारे में आपके साथ तफसीली मालूमात शेयर करूँगा। ईस्टर जज़ीरा जनूबी बहर अल-काहिल में तकरीबन 64 मुरबा मील पर मुहीत है और चिली की मगरबी साइड से तकरीबन 2300 मील और ताहिती से 2500 मील मशरिक में वाक़या है। इसके इब्तदाई बशिंदे इस जगह को रापा नोई के नाम से पुकारते थे। इस जज़ीरे को डच मुतलाशियों ने अपनी आमद के एजाज में इसका नाम पासी लैंड या ईस्टर जज़ीरा रखा था। इसे 19वीं सदी के आखिर में चिली ने अपने साथ जोड़ लिया था और अब इसकी माशियत बड़ी हद तक बरकरार है। ईस्टर जज़ीरे की सेहत की शोहरत वहाँ पर मौजूद तकरीबन 900 एकल पत्थरों के मुजस्मे हैं जो कई सदियों पुराने हैं। मुजस्मे अपने बनाने वालों को मास्टर कारीगर और इंजीनियर होने का सबूत देते हैं और वहाँ के बशिंदे जिन्हें पोलिनेशियाई कहा जाता था, पोलिनेशियाई सकाफ़तों में पाए जाने वाले पत्थरों के दीगर मुजस्मों में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। मुजस्मों का असल मकसद ईस्टर जज़ीरे की कदीम तहजीब में इनका किरदार और इनकी तामीर और नकल व अमल के तरीके के बारे में काफ़ी कयास आराइयाँ की गई हैं। इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम मालूमात शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। रापा नोई या ईस्टर जज़ीरे के पहले इंसानी बाशिंदों ने इसका नाम पोलिनेशियाई रखा जो एक स्पेनी लफ्ज़ है। ख्याल किया जाता है कि वो महाजरीन की एक मुनज़्ज़म जमात में वहाँ पहुँचे थे। आसार कदीमा इनकी आमद की तारीख 700 से 800 ईस्वी के दरमियान बताते हैं, जबकि कुछ माहिरीन लिसानियात का अंदाज़ा है कि ये 400 ईस्वी के लगभग यहाँ मौजूद थे। एक रवायत के मुताबिक रापा नोई का पहला बादशाह ओटोमाटुआ था जो पोलिनेशियाई का हुक्मरान था जो मुमकिन तौर पर मरकीसा जज़ीरे से आया था जिसका अपना जहाज था। जज़ीरे के पथरीले साहिलों पर चंद रेतली साहिलों में से पर उतरा था। इसके बाद मोई सकाफत के जवाल का वक्त शुरू हुआ। यहाँ आपको यह बताता चलूँ कि मोई के मायने हैं मुजस्मे के। मोई सकाफत के जवाल के बाद ईस्टर जज़ीरे पर परिंदों की पूजा का एक नया फिरका तैयार हुआ। इसका मरकजी औरंगो नामी एक रस्मी गाँव पर था जो रानो का आतिश फिशां के गढ़े के किनारे पर बनाया गया था। रापा नोई के असल आबादकारों और इनकी औलादों की तरफ से तैयार करदा अमीर सकाफत का सबसे बड़ा सबूत तकरीबन 900 देव एकल पत्थरों के मुजस्मों का वजूद है जो जज़ीरे के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर पाए गए हैं। जो औसतन 13 फुट ऊंचे 13 टन वजन के साथ ये बहुत बड़े पत्थरों के मुजस्मे जिन्हें मोई कहा जाता है टफ से तराशे गए, यानी हल्की गैर महफूज चट्टान लेकिन मजबूत आशित फिशां की राख से जो बनती है इसे कहा जाता है और इन्हीं रस्मी पत्थरों की प्लेटफार्म के ऊपर रखा गया था जिसे आस कहते हैं। ईस्टर जज़ीरे की सकाफत में लफ्ज़ आस के दो मानी हैं। पहला चिपटा टेला या पत्थर का पेडेस्टल है जिस पर मुजस्मा खड़ा है। लफ्ज़ आहस का दूसरा मानी मुक़द्दस रस्मी मकाम को भी ज़ाहिर करता है जहाँ मुजस्मे खड़े किए जाते थे। यह अभी तक वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं है कि ये मुजस्मे इतनी तादाद में और इतने बड़े पैमाने पर क्यों बनाए गए थे या इन्हें जज़ीरे के इर्द गिर्द कैसे मुंतकिल किया गया था। इस जज़ीरे पर आसार कदीमा को खुदाई के दौरान 3 अलग अलग सकाफती मराइल का पता चला है जिनके मुताबिक इब्तदाई दौर 700 से 850 ईस्वी और दरमियाना दौर 1050 से 1680 ईस्वी और आखिरी दौर 1680 ईस्वी के बाद का है। इब्तदाई और दरमियानी अदवार के दौरान शवाहिद से पता चलता है कि बहुत से इब्तदाई मुजस्मों को जानबूझकर तबाह किया गया था और बड़े और भारी मुजस्मों के तौर पर दोबारा तामीर किया गया था जिसकी वजह से ये जज़ीरा सबसे ज्यादा मशहूर है। दरमियानी मुद्दत के दौरान आहस में तदफीन के कमरे भी मौजूद थे और मोई की तरफ से पेश करदा तस्वीर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इन अहम शख्सियात की नुमाइंदगी करते हैं जिन्हें इनकी मौत के बाद उन्हें देवता बनाया था। दरमियाने दौर से मिलने वाला सबसे बड़ा मुजस्मा तकरीबन 32 फुट लंबा है और एक बलाग पर मुश्तमिल है जिसका वजन 82 टन है। जज़ीरे की तहजीब का आखिरी दौर खाना जंगी और आम तबाही का सबूत था और वहाँ से बहुत से खवातीन के जेवरात नेज़ों के निशानात उस दौर में मिलते हैं जो नेज़े उन्होंने एक से माल चिकनी आतिश फिशां चट्टान के लावे से बनाए थे। जज़ीरे की रवायत का दावा है कि 1680 के आसपास कई सालों तक पुरअमन तौर पर एक साथ रहने के बाद जज़ीरे के 2 अहम ग्रुप
گروپوں میں سے ایک جنہیں چھوٹے کانوں والا کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑے کانوں والوں کے خلاف بغاوت کی اور ان میں سے کئی کو ایک قدیم کھائی کے ساتھ تعمیر کی گئی چتا پر جلا کر ہلاک کر دیا جو جزیرے کے انتہائی شمالی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ پر جانے والا پہلا یورپی سیاح ڈچ ایکسپلورر جیکب روگیوین تھا۔ ڈچ نیدرلینڈ باشندوں کو کہا جاتا ہے اور ڈچوں نے اس دن کی یاد میں اس جزیرے کا نام پاسی لینڈ یا ایسٹر آئی لینڈ رکھا۔ 1970 میں پیرو کے اسپانوی وائسرائے نے جزیرے پر ایک مہم بھیجی۔ متلاشیوں نے ساحل پر 4 دن گزارے اور تقریباً 3000 لوگوں کی مقامی آبادی کا تخمینہ لگایا۔ صرف 4 سال بعد برطانوی نیویگیٹر سر جیمز کک ایسٹر جزیرے کی آبادی کو خانہ جنگی کی وجہ سے تباہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے، جس کے نتیجے میں وہاں پر صرف 600 سے یا 700 مرد اور 30 سے کم خواتین باقی بچیں۔ اس کے بعد ایک فرانسیسی نیویگیٹر ژان فرانسکوئس ڈی کامٹ ڈی لا پیروز جب وہ 1886 میں جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے وہاں 2000 افراد کو جزیرے میں پایا۔ 1862 میں پیرو سے غلاموں کے ایک بڑے چھاپے کو وہاں پر منتقل کیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ چیچک کی وبا بھی وہاں پر پھیلنے لگی، جس نے آبادی کو کم کر کے صرف 111 افراد تک محدود کر دیا۔ 1877 میں اس وقت تک کیتھولک مشنری ایسٹر جزیرے پر آباد ہو چکے تھے اور آبادی کو عیسائیت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل 19ویں صدی کے آخر تک مکمل ہو گیا۔ 1888 میں چلی نے ایسٹر جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر زمین بھیڑوں کی پرورش کے لیے لیز پر دی۔ چلی کی حکومت نے 1965 میں ایسٹر جزیرے کے لیے ایک سویلین گورنر مقرر کیا اور جزیرے کے رہائشی مکمل چلی کے شہری بن گئے۔ آج ایسٹر لینڈ ایک الگ تھلگ مثلث کی شکل میں ہے اور جس کی پیمائش 14 میل اور چوڑائی 7 میل ہے۔ ایسٹر جزیرہ مسلسل آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ ایسٹر جزیرے پر پہاڑی علاقوں کے علاوہ بہت سے زیر زمین غار ہیں جن میں راہداریاں ہیں جو آتش فشاں چٹانوں کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جزیرے کا سب سے بڑا آتش فشاں رانو کاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا سب سے اونچا مقام ماؤنٹ ٹیرو واقع ہے جو سطح سمندر سے 1665 فٹ بلند ہے۔ وہاں کی آب و ہوا خشک اور گرم موسم پر مشتمل ہے۔ ایسٹر جزیرے میں کوئی قدرتی بندرگاہ نہیں ہے، لیکن بحری جہاز مغربی ساحل پر ہانگا روا سے لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ جزیرے کا سب سے بڑا گاؤں ہے جس کی آبادی تقریباً 3300 ہے۔ 1995 میں یونیسکو نے ایسٹر آئی لینڈ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اب یہ ایک ملی جلی آبادی کا گھر ہے۔ زیادہ تر پولینیشیائی نسل کے ہیں جو لمبے کانوں اور چھوٹے کانوں والوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ اسپانوی زبان وہاں پر بولی جاتی ہے اور جزیرے کی سیاحت نے معیشت کو ترقی دی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔